हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सिंपल सीटेड। यहाँ पर हम सीटेड से रिलेटेड टॉपिक्स या विषयों को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी ये विषय हमारा शुरू है। धीरे धीरे हम सीटेड से रिलेटेड सभी विषयों को, सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का जो विषय जो सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं तो वो है LSRW। अब LSRW क्या होता है? तो देखिए, लैंग्वेज की अपने कुछ बेसिक कौशल है जिनसे मिल करके, जिनसे बन करके एक पूरी लैंग्वेज बनती है। और इन्हीं को सीक्वेंस में अगर हम सीख लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास में लैंग्वेज की सारी स्किल्स आ गई है। सबसे पहले बेसिक अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज होती है ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स। तो आपकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, आइडियाज़ है, उनको आप जब एक्सप्रेस कर रहे हो, उनकी अभिवृत्ति कर रहे हो, उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बोल रहे हो, इजहार इसे बोलते हैं, तो उसे हम कहेंगे, उसका जो मीडियम है, उसका जो माध्यम है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, तो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स होती है अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पर बात करें। और सीटेट से रिलेटेड यहाँ पर देखिए तो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स पर सीटेट में उसके सिलेबस में भी दिया हुआ है, उसे हमारा पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। श्रवण यानी कि सुनना, और स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, और राइटिंग यानी कि लिखना। बहुत बेसिक स्किल्स है। अगर LSRW पर आप सिर्फ ये वीडियो देख लेते हो तो आई एश्योर यू कि आपको इसके सिवा, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको कुछ भी ना देखने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ ये वीडियो काफ़ी है, क्योंकि वीडियो के अंत में हम यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिसनिंग यानी कि श्रवण यानी सुनना। तो लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, यानी कि इसके लिए आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब आवाज़ जो है, एक आदमी है कुछ बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और इसका आप मीनिंग डिड्यूस कर रहे हो, मीनिंग को आप ग्रास्प कर रहे हो या समझ रहे हो, राइट। तो लिसनिंग के लिए एक सेंडर चाहिए, एक मैसेज चाहिए जो बात वो बोल रहा है, और एक रिसीवर चाहिए। फिर हम आगे इनकोडिंग डिकोडिंग भी देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि लिसनिंग और रीडिंग ये 2 ऐसे स्किल है जिन्हें हम ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। यानी कि इन स्किल्स में क्या होता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, या जो कुछ भी रिटर्न फॉर्म में है, ग्राफिकल एस्पेक्ट में है, लिखा हुआ है, तो आप उसे पढ़ रहे हो, तो इट मीन्स कि आप कुछ रिसीव कर रहे हो, राइट। अब जब आप रिसीव कर रहे होते हो तो कुछ एक्टिविटी तो उस टाइम पर नहीं करते हो, एक सिंपली आप बैठ करके, लेट करके रीडिंग कर लेते हो या लिसनिंग कर लेते हो, तो उस टाइम पर आप पैसिव भी होते हो। तो इसलिए लिसनिंग और रीडिंग को पैसिव स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि जो रिसीवर है वो पैसिव होता है, आराम से बैठ करके वो रिसीव कर रहा है, तो पैसिव स्किल भी हो गई। रिसेप्टिव स्किल भी आप इसे कह सकते हो, रिसीव कर रहे हो आप, इसलिए इसको रिसेप्टिव स्किल भी कहेंगे। तो लिसनिंग और रीडिंग के बारे में इतना कुछ बेसिक पूछा जाता है। फिर स्पीकिंग और राइटिंग जो है, स्पीकिंग यानी कि बोलना, आवाज़ प्रोड्यूस करना, जो लंग्स से हमारे जो एयर निकल रही है तो उसको लैरिंग्स से, यहाँ पर थ्रोट में कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम मिलाकर साउंड बॉक्स भी कहते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्पीकिंग वो हो जाता है बोलना। और राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये स्किल्स ऐसी है जिसमें आप अपना एक्सप्रेस करते हो, यानी बोल करके आप कुछ बता रहे हो, या फिर राइट करके, लिख करके कुछ दे रहे हो, लेखन कर रहे हो, तो यहाँ पर इन्हें एक्सप्रेसिव स्किल भी हम कहेंगे, यानी आप कुछ वहाँ पर बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो एक्सप्रेसिव स्किल्स भी है, या आप उसे हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहेंगे, क्योंकि आप उस टाइम पर आप कुछ उत्पादन कर रहे हो, कुछ नया लिख रहे हो, कुछ नई बात बोल रहे हो, या अपने जो विचार है उनका आदान प्रदान कर रहे हो, विचारों का, या अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हो, तो इसलिए वो प्रोडक्टिव स्किल भी कहलाती है। तो इन्हें हम कहेंगे ग्राम्यात्मक या तो रिसेप्टिव स्किल्स, लिसनिंग और रीडिंग। और स्पीकिंग यानी बोलना, और राइटिंग यानी लिखना, ये एक्सप्रेसिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है, या प्रोडक्टिव स्किल्स है, या एक्टिव स्किल भी आप इसे कह सकते हो। सक्रिय हो उस टाइम पर आप, जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर अभी स्पीकिंग भी कर रहा हूँ, राइटिंग भी कर रहा हूँ, तो ये दोनों प्रोडक्टिव भी है और ये क्रिएटिव भी है, और इसमें मैं एक्टिव हूँ यहाँ पर, तो ये एक्टिव स्किल भी है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहलाती है, राइट। तो ये बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें थी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में। अब एक एक के बारे में हम थोड़ा सा डीप में इनको टच करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे तो वो है लिसनिंग, यानी कि श्रवण। तो देखिए, ये पहली बेसिक लैंग्वेज स्किल है। सारे के सारे जो रिमेनिंग 3 स्किल्स है, यानी कि स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो वो इसके बाद में आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि ये जो चारों स्किल्स है, यानी LSRW जिन्हें हम कहते हैं, तो इन्हें इंटीग्रेटेड वे में सिखाया जाता है, यानी कि एकीकृत तरीके से आप इन्हें सिखाते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में किसी बच्चे को बंद कर दिया और वहाँ पर उसको राइटिंग सिखा दिया,
अभी उसकी स्पीकिंग उसको आना बाकी है, या तो फिर पहले स्पीकिंग सिखा दिया उसके बाद में राइटिंग नहीं सिखाया, या ऐसे आप अलग थलग करके इन्हें नहीं सिखा सकते, बल्कि एक इंटीग्रेटेड वे में और ज़्यादा बेटर तो ये कि अगर सीक्वेंस में सिखाया जाए तो लिसनिंग सबसे पहले आती है। फाउंडेशनल स्किल है, फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, लिसनिंग है, श्रवण है, रिसेप्टिव स्किल है, राइट, और पैसिव स्किल भी आप इसे बोल सकते हो। श्रवण में या लिसनिंग में जिसे हम सिंपली सुनना बोल सकते हैं, कानों का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे जो ईयर्स है तो हम उनके द्वारा सुनते हैं, ईयर्स के द्वारा जो साउंड है वो अंदर जाती है, माइंड में प्रोसेस होती है, साउंड का जो मीनिंग है वो डिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर एक बोलने वाला होता है सबसे पहली चीज़, जिसे हम सेंडर या स्पीकर कह सकते हैं, जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, राइट। और एक होता है रिसीवर, जो कि फॉर एग्जांपल अभी आप हो यहाँ पर, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो वो बात होगी मैसेज, और मैं हो गया सेंडर, और आप हो गए यहाँ पर रिसीवर, यानी उसको प्राप्त करने वाला, राइट। और सेंडर ने क्या किया कि अपने मैसेज को इनकोड कर दिया, उसने इनकोड करता है, मतलब वो अपने एक स्पेशल जो है लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, और ऐसी लैंग्वेज जिसे रिसीवर समझ सके। तो रिसीवर अगर मैसेज को समझ रहा है, रिसीव कर रहा है, उसे समझ रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंड या अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसने मैसेज को डिकोड कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसको फिर जो है कोई दूसरा पढ़ नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल होता है, वैसे सब ऐसा नहीं करते हैं। तो वो एक इनकोडिंग और डिकोडिंग के एग्जांपल है। या तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सएप के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एक फंक्शन होता है। जो भी मैसेज हम व्हाट्सएप में टाइप करते हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि उसको जो आपका रिसीवर है उसको छोड़ करके कोई दूसरा उसे बीच में पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि रिसीवर ही उसको डिक्रिप्ट करता है। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, जिससे बनता है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्या है, आपने समझ लिया है, सेंडर मैसेज को इनकोड करता है और जो रिसीवर है वो मैसेज को डिकोड कर रहा होता है, राइट। अब ये हो गई लिसनिंग की बात है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लिसनिंग अगर हम देख ले, लिसनिंग की भी अपनी कुछ टाइप्स होती है। तो बेसिकली लिसनिंग की 2 टाइप मानी गई है, 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सबसे पहली जो टाइप होती है लिसनिंग की, तो वो होती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। बहुत ही सिंपल है, वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि यार बड़ी मुश्किल चीज़ आने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, तो ये तो हम इस शब्दों को देखकर ही समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। तो डिस्क्रिमिनेटिव यानी आप जस्ट लिसनिंग कर रहे हो लेकिन कुछ समझ नहीं रहे हो, मतलब बेध्यानी है, वहाँ पर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो। तो एक जो बच्चा होता है अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली उसकी जो एज है, उस टाइम पर वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ज़्यादा करता है, मतलब उसको समझता नहीं है। तो नहीं समझना, जस्ट सुनना, उसको मीनिंग को डिड्यूस नहीं करना, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, यानी बेध्यानी से, बिना तवज्जो के, बिना ध्यान के सुन लेना। उसके बाद एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो जैसा कि कॉम्प्रिहेंड से बना है ये, कॉम्प्रिहेंड करना यानी कि चीज़ों को समझना, उनके मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड यानी उनके मीनिंग को डिड्यूस करना। तो जब आप मीनिंग को ले रहे होते हो या समझ रहे होते हो, कॉम्प्रीहेंड करते हैं। जब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ में लिसनिंग करते हैं तो उसे हम कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग कहेंगे। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अब कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिनके माध्यम से आप लिसनिंग को बेटर कर सकते हो, यानी कि एक शिक्षक या एक अध्यापक के तौर पर अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो और वहाँ पर आपको बच्चों के अंदर अगर लिसनिंग में कुछ फॉल्ट दिखाई दे या लिसनिंग वो सही नहीं कर रहे हैं या ध्यानपूर्वक वो सुनते नहीं है, तो कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिनको हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजीज को भी हम 2 भागों में विभाजित करके समझेंगे, जिससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एक स्ट्रेटेजी होती है इंटीग्रेटेड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेटेड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी में क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी नाम सुनकर तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये। जैसे हमारी मराठी में एक कहावत है कि जैसा दिसतो तसा नसतो, तो ये जैसा दिख रहा है वैसा ये है नहीं है, जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। तो इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसमें सिंपली 3 चीज़ें होती है। एक होता है बिफोर लिसनिंग, एक होता है ड्यूरिंग लिसनिंग
और एक होता है आफ्टर लिसनिंग। तो देखिए आपको क्या करना है कि लिसनिंग से पहले वहाँ पर एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम ये जो लिसनिंग करने वाले हैं, वॉट हम जो भी श्रवण करेंगे, जो कुछ सुनेंगे, तो उसका एम क्या है, उसको हम क्यों सुनने वाले हैं, यानी कि व्हाई एक क्वेश्चन होता है। किसी भी काम को करने से पहले हमने उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। तो अगर लिसनिंग करने से पहले आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हम इसको क्यों सुनने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी जो ध्यान है या अटेंशन है वो बढ़ने में थोड़ी सहायता मिलती है। उसके बाद ड्यूरिंग लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग लिसनिंग में क्या होता है, यानी लिसनिंग जब चल रही है उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ श्रवण या लिसनिंग, आपको क्या करना है कि जो बोलने वाला है उसको ध्यान से देखना है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में प्रेडिक्शन करना है। देखिए प्रेडिक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन यानी पूर्व अनुमान आपको लगाना है कि जो बोलने वाला बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, वो आगे क्या बोल सकता है। हमको इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है, पूर्व अनुमान लगाना है। उससे क्या होता है कि लिसनिंग और भी बेटर होती है। उसके बाद में आफ्टर लिसनिंग में क्या आता है कि आपने अब जो कुछ भी सुन लिया है तो उसको इवैल्यूएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है। इवैल्यूएट आप जब करते हो किसी चीज़ को, तो मैं कहाँ पर कम पड़ गया, मैंने क्या अच्छे से सुना, क्या बताया गया, उसको फिर से एक बार प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हो इंटीग्रेटेड मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज में, यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिसनिंग, इन 3 कामों को अगर आप कर लेते हो, पहले एम्स एंड उद्देश्य आपने डिसाइड कर लिया, फिर ड्यूरिंग लिसनिंग आपने प्रेडिक्शन कर लिया, और फिर आफ्टर लिसनिंग आपने इवैल्यूएशन यहाँ पर अगर कर लिया, तो समझिए कि लिसनिंग की ये पहली स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई और बहुत बेटर वे में लिसनिंग बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में अब लिसनिंग ये तो आपने कर लिया, लेकिन इसके बाद में कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या जिनका आप यूज़ करके भी लिसनिंग को बेटर कर सकते हो, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो उसे हम कहेंगे यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स। देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक स्पेशली बहुत ज़रूरी है देखना। ऑथेंटिक यानी ऐसा जिसे माना हुआ है, सर्वमान्य जो है, एक्सेप्टेड जो है। जैसे किलोग्राम एक यूनिट है ऑफ वेट, राइट, तो उसे सब एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक ऑथेंटिक यूनिट ऑफ वेट कहेंगे हम उसे। मतलब ऐसी चीज़ जिसे सब मानते हैं और जो जांचा परखा हुआ है, जो बिल्कुल सेंसर्ड किया हुआ है, बहुत ही सही है, जिसे हम हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें कहेंगे बहुत सही जो है। तो यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स यानी ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना जिसको सुन करके भी बच्चों का जो श्रवण है वो अच्छा हो जाए, और जो श्रवण दोष है थोड़े बहुत तो वो दूर हो जाए। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरह के हम मेथड्स का या चीज़ों का यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। एक होता है 1 वे कम्युनिकेशन, आप समझ लीजिए इसे, और एक होता है 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे और एक 2 वे। 1 वे क्या है, जिसमें बोलने वाला, भाषण देने वाला भाषण दे रहा है, बोलने वाला स्पीकिंग करते जा रहा है, और जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, आपका जो बच्चा है फॉर एग्जांपल, तो उसको वहाँ पर कुछ बीच में पूछने का, कुछ क्वेश्चन रेज करने का वहाँ पर चांस नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो हो गया आपका 1 वे कम्युनिकेशन। या तो फिर आप टीवी है या रेडियो है, आईपॉड है, पॉडकास्ट है, ये सारी चीज़ें जो होती है जो पहले से प्रिपेयर्ड है, पहले से इनको तैयार कर लिया गया है और अब उन्हें सिर्फ अपलोडिंग करके डाल दिया गया है। या यूट्यूब का कोई वीडियो है तो वहाँ पर हालांकि आप कमेंट में कुछ पूछ सकते हो, तो वो थोड़ा पार्शली इंटरेक्टिव हो जाता है, हम उसे आगे लिसनिंग में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्पीकिंग में आगे पढ़ेंगे, सॉरी अभी लिसनिंग शुरू है, तो 1 वे कम्युनिकेशन में टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसे एक तरफ से बोलने वाला जो है बोलता है और दूसरी तरफ से जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होता है। उसके बाद 2 वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन भी होता है। जैसे अगर लाइव क्लास यहाँ पर शुरू है मान लो हमारी यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हो। या तो फिर ऐसी कोई फेस टू फेस टीचिंग है, क्लासरूम में फेस टू फेस टीचिंग अगर शुरू है, तो ये बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं तो वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर एक मॉडल की तरह बच्चों के सामने होता है, बच्चे उसे इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो टीचर ने अपना जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बेटर रखना चाहिए। अगर वो खुद गलती करता है तो बच्चे, सारे के सारे बच्चे वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। और ऑथेंटिक मटेरियल्स बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब अगर मटेरियल्स में फॉल्ट है, जैसे जो कुछ भी रिकॉर्डेड चीज़ें बच्चों को बता रहा है, तो फिर बच्चे भी उसको
इमिटेट करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बच्चों के ग्रुप्स बनाना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए बोलने की, और जो कुछ भी उनको पसंद है उसके बारे में उनसे बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिसनिंग को बढ़ाती है। देखिए लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग भी यहाँ पर हो रहा है, तो लिसनिंग स्पीकिंग ये बिल्कुल इंटीग्रेटेड वे में एकीकृत तरीके से समझाई जाती है। तो हमने पहली स्किल लिसनिंग को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो के अंत में लास्ट में हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, मतलब एक मैराथन की तरह ये वीडियो होने वाला है। छोटा सा मैराथन है ये, जिसके अंदर सारे के सारे 4 लैंग्वेज स्किल्स कवर हो जाएंगे, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमारी जो दूसरी स्किल है उसे हम कहते हैं दूसरी, आई होप कि आप इसे देख पा रहे हो, लिसनिंग के बाद में है स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कि भाषण, गिरना मत यार मारकर। तो स्पीकिंग यानी भाषण, यानी सिंपली बोलना। तो बोलने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप अपने लंग्स से जो जिसे कहेंगे वायु या जो हवा है वो बाहर निकाल रहे हो, उसे मैनिपुलेशन कर रहे हो, साउंड बॉक्स में लैरिंग्स और फेरिंग्स वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। देखिए साउंड को आगे बढ़ने के लिए जो ये वेवलेंथ होती है, वेव्स में ये ट्रैवल करती है, तो और दूसरे सुनने वाले तक पहुंचती है, तो उसके लिए एक माध्यम भी होना चाहिए। हम थोड़ा सा यहाँ पर साइंटिफिक बात कर लेते हैं। जैसे स्पेस में माध्यम नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी एयर या कुछ भी ऐसा वायु या कुछ है ही नहीं माध्यम जिसके द्वारा जो साउंड है वो आगे बढ़ सके, तो इसलिए वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती है स्पेस में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब हम वापस स्पीकिंग की बात कर लेते हैं। स्पीकिंग यानी कि बोलना। तो स्पीकिंग क्या है और इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, वो सब हम देखेंगे। स्पीकिंग करना यानी भाषण करना, राइट। अब इसके भी जो है एकदम सिंपल है, इसकी तो कोई स्पेशल हम डेफिनेशन या कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट की या लिंग्विस्टिक की कि उसने ऐसा ऐसा कहा है लिसनिंग के बारे में और सिर्फ ये लिसनिंग है। बल्कि लिसनिंग तो बोलना हर इंसान बोलता है, हर कोई यहाँ पर बोल रहा होता है। तो बोलना यानी कि अपने माउथ से कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स या वाक्यों को प्रस्तुत करना। तो ये एक्सप्रेसिव स्किल है। यहाँ पर आप अपने विचारों को या आपके जो डिज़ायर्स है उन्हें प्रस्तुत करते हो या उन्हें पेश करते हो, राइट। बोल करके एक बच्चा जो होता है तो वो अपनी जो भी नीड है, डिज़ायर्स है, तो उनको प्रस्तुत करने के लिए स्पीकिंग इस कौशल का यूज़ करता है, राइट। तो स्पीकिंग के अंदर क्या होता है कि सिंपली इसकी भी 3 टाइप्स मानी जाती है। एक होता है इंटरैक्टिव, एक होता है पार्शली इंटरैक्टिव, और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में क्या होता है, जैसे कि हमने 2 वे कम्युनिकेशन में देखा है ऑलरेडी लिसनिंग में, कि इंटरैक्टिव में जो स्पीकर है जो बोलने वाला है और जो लिसनर है जो सुनने वाला है, तो ये दोनों को चांस मिलता है। कोई स्पीकिंग करने वाला फिर लिसनिंग करता है, फिर लिसनिंग वाला स्पीकिंग करता है, इस तरह से वाइस वर्सा ये चलता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या इंटरैक्टिव डिस्कशन हो गया है, राइट। जैसे फेस टू फेस क्लासरूम की टीचिंग है, या कहीं पर कोई कुछ बोल रहा है लेकिन कोई बैठा हुआ सुन रहा है और वो क्वेश्चंस भी पूछ रहा है बीच बीच में खड़े होकर के, या वो कुछ वहाँ पर अपना विचार को प्रस्तुत कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो वो इंटरैक्टिव स्पीकिंग या भाषण का बेस्ट एग्जाम्पल है। पार्शली इंटरैक्टिव क्या है, जहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, मतलब बोलने वाला ज़्यादा बोल रहा है और जो सुनने वाला जो है, जो श्रोता है, तो उसको वहाँ पर थोड़ा चांस मिलता है बोलने का, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं मिलता है, तो उसे हम कहेंगे पार्शली इंटरैक्टिव। और नॉन इंटरैक्टिव मतलब रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड जो ऑडियो है या प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, उसको आप जब बता रहे हो तो वहाँ पर जो लिसनर है या जो भी सुनने वाला है या जो विद्यार्थी है या छात्र है, तो वो वहाँ पर कुछ भी बीच में बोल नहीं पा रहा है, इंटरप्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन इंटरैक्टिव। मतलब सिर्फ जो भाषण देने वाला है वो बोल रहा है। जैसे बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर भाषण होते हैं, उन भाषणों को बहुत सारी पब्लिक सुनने के लिए जाती है, तो वो नॉन इंटरैक्टिव भाषण होते हैं, स्पीचेस होती है, राइट। तो वहाँ पर जो बोलने जो लोग हैं, तो वो लोग बीच में कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जो स्पीकर है वो वहाँ पर बोल रहा है, तो उसे हम नॉन इंटरैक्टिव भाषण या स्पीच कहेंगे। तो इस तरह से स्पीकिंग की 3 टाइप्स है, 3 प्रकार है, इंटरैक्टिव, पार्शली इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव, राइट। तो अब हम देखते हैं
स्पीकिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, एक बार फिर से बता दूं कि ये एक्सप्रेसिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है। आप कुछ बोल रहे होते हो तो आप कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ करते हो। तो स्पीकिंग से रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट इज़ टॉप डाउन अप्रोच एंड व्हाट इज डाउन टू अप अप्रोच। टॉप डाउन या बॉटम अप इसे कहते हैं हम, डाउन टू अप नहीं कहेंगे बल्कि बॉटम टू नहीं कहेंगे, बॉटम अप अप्रोच भी हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं। और टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे, यानी कि आपने सब कुछ समझ लिया है, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो। और एक बॉटम अप अप्रोच होता है यानी नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर हम पहले ये देखेंगे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट्स बताए गए। एक मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझा रहा हूँ, यानी इंडक्टिव मेथड का यूज़ करके मैं आपको बॉटम अप अप्रोच समझा रहा हूँ। समझिए मैंने क्या कहा हूँ। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट्स देखा, फिर उसके बाद में अल्फ़ाबेट्स के बाद में उनसे वर्ड्स बनाना सीखा, वर्ड्स से फ्रेजेस हमने सीख लिया, फ्रेजेस के बाद में हमने उससे सेंटेंस बनाना सीखा है, सेंटेंस के बाद में अब हम पूरी स्टोरी बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया बॉटम अप अप्रोच, यानी थोड़े से जो है बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आप इसे कह सकते हो। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी नीचे से ऊपर जाना। और इसी को विरुद्ध या इसी को विलोम हो जाता है टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पूरी आपने पोएम बच्चों को बता दी, फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर करके आपने बताया, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस, राइट। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस नहीं कहेंगे वैसे उसे, राइट। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या हो रहा है कि आप सबसे पहले टॉप आपने बता दिया, फिर डाउन में यानी नीचे बेसिक्स में उसके टुकड़े कर करके आप जा रहे हो। जैसे हाउ विल यू ईट एन एलिफेंट, आप एक एलिफेंट को कैसे खाओगे, तो बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, इस तरह से। तो ये स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ थी, हमने ये भी यहाँ पर देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है, तीसरा हमारा कौशल है या तीसरी स्किल जो हो जाती है तो उसे हम कहेंगे रीडिंग, यानी कि पठन, या इसे पढ़ना हम कहते हैं। सिंपल अगर शब्दों में कहें तो रीडिंग यानी कि पठन या पढ़ना। देखिए पढ़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट रिसीविंग या रिसेप्टिव स्किल है। यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे बेस्ट माध्यम है रीडिंग, राइट। अब रीडिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होती है। रीडिंग में क्या किया जाता है कि एक प्रिंटेड आपके पास में कुछ चीज़ होती है, इसीलिए रीडिंग इस स्किल को एक ग्राफिकल एस्पेक्ट में देखा जाता है। एक देखिए मैं यहाँ पर LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा इनपुट और दे देता हूँ कि लिसनिंग जो है, लिसनिंग दिखाई दे रहा है, तो स्पीकिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग यहाँ पर आवाज़ की बात हो रही है, तो ये फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। फोनेटिक, फोन से बना हुआ है यानी कि आवाज़ से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, राइट। फोनेटिक है। और स्पीकिंग यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये थोड़ा सा सीमेंटिक से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है। सीमेंटिक यानी शब्दों के मीनिंग को समझते हुए चलना, उसे हम कहेंगे सीमेंटिक एस्पेक्ट है जो आपका स्पीकिंग है। और जो रीडिंग है, रीडिंग में क्या कर रहे हो आप कि पढ़ रहे हो, यानी आवाज़ भी प्रोड्यूस हो रही है, मीनिंग भी उसका निकाल रहे हो और कुछ प्रिंटेड चीज़ भी है, तो इसे कहेंगे फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, राइट। तो ये फोनेटिक प्लस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या एस्पेक्ट आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद में होता है राइटिंग, जो कि ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। ग्राफिक यानी ग्राफ से बना है, यानी कि लिखा हुआ कुछ स्क्रिप्ट आपके पास में है, लिखा हुआ है, तो इसलिए उसे हम कहेंगे ग्राफिक एस्पेक्ट। तो ये फोनेटिक एस्पेक्ट, सीमेंटिक, फोनेटिक कम ग्राफिक और ग्राफिक एस्पेक्ट होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट है, लेकिन चारों स्किल्स से जुड़ा हुआ है। इस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे MCQ में हम उसे देखेंगे जब, और इसको रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो रीडिंग करना यानी कि पढ़ना, इसके भी अपने कुछ टाइप्स होती है, जैसे साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग यानी आप जब खामोशी से मन ही मन में पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे प्राइवेट मैसेज आ गए जिसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो आप अपना अपना बैठ करके पढ़ रहे हो, तो उसे कहेंगे साइलेंट रीडिंग। वैसे ये एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन क्लास में जो हायर क्लासेस होती है, जो बड़े बच्चे या बड़ी क्लासेस हमारी होती है, तो वहाँ पर हम साइलेंट रीडिंग करवा सकते हैं। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है,
ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाई जा सकती है, ज़्यादा मतलब कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा जिसे हम कहेंगे, तो वो साइलेंट रीडिंग है। और लाउड रीडिंग में क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए ये बेटर है, यानी कि यहाँ पर बोल बोल के वो पढ़ते हैं। बोल बोल के पढ़ने में एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और ज़्यादा मात्रा में पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये साइलेंट रीडिंग है जो कि बड़ी क्लासेस में है, लाउड रीडिंग छोटी क्लासेस में छोटे बच्चों के लिए है। इसी तरह से एक होता है इंटेंसिव रीडिंग और एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मतलब जब बहुत बारीकी से आप पढ़ रहे हो, बहुत ध्यानपूर्वक एक एक लाइन बाय लाइन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ रहे हो, बहुत ही ध्यान से जब आप पढ़ रहे हो तो उसे कहेंगे इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव रीडिंग यानी आप जब फटाफट पढ़ रहे हो, कुछ एक चीज़ आप ढूंढ रहे हो, बस आपको उतना मिल जाए तो काफ़ी है, बाकी पूरा डिटेल में जाने की, कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसे हम बोलचाल में सरसरी पढ़ना कहते हैं ना, जल्दी जल्दी पढ़ना जिसे हम कहेंगे। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें आप बहुत ही डीपली, बहुत बारीकी से पढ़ते हो। इसी तरह से एक होता है, कुछ स्ट्रेटेजीज़ होती है जो रीडिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे हमने लिसनिंग की स्ट्रेटेजीज़ देखा था। तो इसकी जो स्ट्रेटेजीज़ है, अगर हम स्ट्रेटेजीज़ की बात करें तो वो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ रीडिंग में से हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसलिए उसको क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले एक होता है स्कैनिंग करना, फिर एक होता है स्कीमिंग करना, स्कैनिंग है, स्कीमिंग है, एक होता है आगे आने वाला है वो पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग यानी अपने शब्दों में किसी चीज़ को बताना, तो वो राइटिंग में आ जाता है। तो स्कैनिंग यानी जिस तरह से हमारे मोबाइल में कैम स्कैनर होता है जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं, मैं भी अपने जो भी PDF बनाता हूँ यहाँ पर अपने लेक्चर्स के, या जो कुछ भी हम थोड़ी बहुत प्रयास करते हैं, तो उसके मैं PDF को स्कैन कर लेता हूँ। तो स्कैन करने से क्या होता है कि एक एक वर्ड बाय वर्ड अच्छे से स्कैन होता है, बड़ा बारीकी से होता है। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए देना चाह रहा था कि जब आप स्कैनिंग करते हो यानी कि आप एक तरह से इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो, बहुत बारीकी से आप उसे समझ रहे हो, तो उसे हम कहेंगे स्कैनिंग। और स्कीमिंग यानी बस मतलब मक्खन निकाल लिया आपने, जिस्ट निकाल लिया, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसको आप बहुत ही फास्ट पढ़ रहे हो, एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया है, बस ज़्यादा डीप में, ज़्यादा बारीकी में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्कीमिंग, राइट। तो ये कुछ रीडिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। साइलेंट रीडिंग, खामोशी से पढ़ना, मौन पठन हम इसे कहते हैं। लाउड रीडिंग यानी स्वर पठन, आवाज़ के साथ आप पढ़ रहे हो। इंटेंसिव रीडिंग यानी बहुत ही डीपली आप जा करके पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। एक्सटेंसिव रीडिंग यानी सरसरी बस ऐसे ही पढ़ लिया, थोड़ा सा मज़े के लिए, प्लेजर के लिए रीडिंग की जाती है। जैसे नॉवेल है, नॉवेल को हम क्यों पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज उसमें होती है, स्टोरी में स्टोरी होती है, तो सिर्फ एक प्लेजर के लिए। उसके अंदर जो वर्ड्स होते थे कि इसमें एक एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी की बात भी हम कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव वोकैबुलरी और एक होता है पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी यानी जो डेली यूज़ में आते हैं ऐसे शब्द जो है, तो उनको हम एक्टिव वोकैबुलरी, ऐसे शब्द भंडार जिनका यूज़ एक बच्चा, एक बालक जो है अपने रोज़ाना के जीवन में करता है, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वोकैबुलरी या शब्द भंडार। और पैसिव वोकैबुलरी किसे कहेंगे, जैसे नॉवेल में जब आपने एक्सटेंसिव रीडिंग की, ये नॉवेल आपने पढ़ा वहाँ पर, तो उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं नॉवेल में जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे पैसिव वोकैबुलरी, यानी जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बस पैसिवली आपके माइंड में पड़ी रहती है या उसे आप भूल भी जाते हो। एक इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है साइट वर्ड। देखिए अलग अलग, जल्दी से हम इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि हमको राइटिंग और फिर आगे MCQs भी सॉल्व करना है। तो साइट वर्ड क्या होता है, या लेक्सिकल हम इसे कहते हैं, जो शब्द एक बच्चा एक नज़र में उसे पढ़ लेता है, मतलब आप उसको बहुत बारीकी से देख करके नहीं समझ रहे हो। जैसे कि अगर छोटी क्लास की मैं बात करूँ तो जैसे टू, द, ऑन, ये सब क्या है, साइट वर्ड से एक नज़र में आपने इसे पढ़ लिया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, कक्षा उसकी बड़ी हो रही है, तो साइट वर्ड भी बड़े होते जाते हैं। जैसे हो सकता है बड़ी क्लास में जाने के बाद लाउड, ये भी साइट वर्ड बन जाए, यानी उसने देखा और फौरन उसको पढ़ लिया उसने एक नज़र में, साइट यानी नज़र, तो ये साइट वर्ड उसे कहते हैं। तो ये टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड था, इसलिए हमने देखा है साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग क्या है हमने वो भी समझ लिया है। एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी ये भी देखा है, साइट वर्ड्स क्या होते हैं ये भी देख लिया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल, स्किल नंबर 4, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग यानी लेखन या सिंपली लिखना। ये देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है। मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप जो है सूक्ष्म गतिक कौशल कर रहे होते हो, यानी कि उसे हम कहते हैं मोटर स्किल, राइट। कौन सी, ग्रॉस या
फाइन, तो इसे फाइन मोटर स्किल हम कहेंगे। यानी बच्चा वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करता है अपने हैंड, फिंगर्स, थंब, हाँ, फिर आइज़, फिर उसको कितना डेप कैसे रखना है वो, फिर उसका माइंड है, ये सारी चीज़ें होती है। हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन होता है लेफ़्ट साइड का, तो वो लैंग्वेज को पूरा के पूरा ऑपरेट करता है। तो ये सब चीज़ें होती है एक्स्ट्रा इनपुट के लिए, जो एग्ज़ाम में बहुत काम में आती है। राइटिंग एक बच्चा जब स्टार्ट करता है, जब बहुत छोटा है और इधर उधर सिर्फ लाइन बना रहा है, वो इधर उधर कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इसे हम कहते हैं स्क्रिबलिंग। बस यहीं से राइटिंग की शुरुआत हो जाती है। इसे हम कहते हैं स्क्रिबलिंग, यानी बस ऐसे ऐसे इधर उधर कुछ भी लकीरें बनाना। स्क्रिबलिंग राइटिंग नहीं है, आपको ये याद रखना है। स्क्रिबलिंग इज़ द स्टार्टिंग फेज ऑफ राइटिंग। राइटिंग की शुरुआत वहाँ से होती है, लेखन की। अब लेखन क्या है? ये भी एक्सप्रेसिव स्किल है। यहाँ पर आप कुछ बोल रहे हो, प्रोडक्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है और एक्टिव स्किल है। आप यहाँ पर एक्टिव हो रहे होते हो, राइट। तो राइटिंग के भी अपने जो है कुछ यहाँ पर टाइप्स होती है, कुछ चीज़ें राइटिंग, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि राइटिंग को हम इतना ज़रूर समझेंगे कि ये जो है सीटेट के लिए, मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उतना तो हमको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एडिटिंग हो गया, ड्राफ्टिंग है, रिवाइजिंग है, ये सब राइटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग। एडिटिंग मतलब आप कुछ कम ज़्यादा उसमें कर रहे हो। ड्राफ्टिंग यानी जब आप लिख रहे हो कुछ, और जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, एक बार फिर से उसको जो है पुनरावृत्ति या उसे फिर से आप देख रहे हो, तो ये एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग या रिवीजन, ये सारी चीज़ें भी जो है आपके राइटिंग से जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद में होता है समराइजिंग, यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो आप उसे शॉर्ट करके लिख रहे हो, तो उसे हम समराइजिंग कहेंगे। समराइजिंग के बाद में आपका होता है पैराफ्रेजिंग। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लोग इसे रीडिंग समझ लेते हैं, रीडिंग का एक सब स्किल नहीं है ये। पैराफ्रेजिंग यानी अपने शब्दों में बताना। आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ने के बाद में आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हो, यानी अपने शब्दों में उसे बता रहे हो। पैराफ्रेजिंग पर मैंने खुद देखा हूँ, क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए थे। तो पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि दिया गया जो भी एक पैराग्राफ है उसे आपने पढ़ा है और अपने शब्दों में आप बता रहे हो, या आप उसको टाइटल दे रहे हो या उसे बता रहे हो अपने शब्दों में, तो उसे हम कहेंगे पैराफ्रेजिंग। सिर्फ टाइटल देने को नहीं बोलेंगे ना, तो ये शब्द आप मेरा पकड़ लेंगे। तो पैराफ्रेजिंग यानी कि अपने शब्दों में बताना, राइट। शॉर्ट भी करना उसको, लेकिन सिर्फ शॉर्ट कर रहे हैं मतलब बहुत शॉर्ट कर रहे हो तो उसको समराइजिंग कहेंगे। लेकिन पैराफ्रेजिंग में क्या है कि अपने विचारों को आप उसके अंदर रख रहे हो, उस चीज़ को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड अपनी चीज़ों को बता रहे हो, तो इसे हम कहेंगे पैराफ्रेजिंग। तो एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग ये राइटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो और सीटेट में हमसे पूछा जाता है। तो इतना जान लेना हमारे लिए मोर देन इनफ है, काफ़ी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्पीकिंग, लिसनिंग से शुरू किया था। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो अब हम रेडी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पर लैपटॉप के उन क्वेश्चंस को लेकर के आ जाता हूँ, ताकि आप जो है बहुत ही ईजीली स्क्रीन पर उन क्वेश्चंस को देख पाओ। तो सिर्फ थोड़ी सी देर लगेंगी, 10-15 सेकेंड लगेंगे, उतने टाइम में क्वेश्चंस यहाँ पर रेडी होंगे। और वो स्क्रीन को मैं बिल्कुल वैसे के वैसे अब मैं यहाँ से हट जाऊँगा और स्क्रीन पर आप जो है लैपटॉप की स्क्रीन को देख सकते हो। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब तक वो ओपन हो रहा है, LSRW की बात कर लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्यूरी है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट में आप जो है ज़रूर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई कि उनका मैं आंसर दे सकूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को हमने समझा है। 1 मिनट में लैपटॉप को देख लेता हूँ। चलो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी।
हो रहा है, ओपन हो रहा है। 34 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन वर्थ है। चलिए, तो आई होप कि आप ये स्क्रीन को बहुत ही इजीली देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा किनारे रहूँगा ताकि आप स्क्रीन देख सको, या तो फिर हम पूरी स्क्रीन को ऊपर अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन है, व्हाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स जनरली फेस। जब बच्चा पहली बार बोलने के लिए खड़ा होता है या बोल रहा होता है, तो उस टाइम पर वो जिस चीज़ को फेस करता है, जैसा उसको फील होता है, तो उसे हम कहेंगे इनहिबिशन, यानी कि एक तरह का नर्वसनेस और शाइनेस उसे कहते हैं, या तो फिर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, या तो फिर बोथ इनहिबिशन एंड कॉन्फिडेंस, या तो उसको कॉन्फिडेंस भी होता है, इनहिबिशन भी होता है, या फियर साइकोसिस होता है, डर लगता है उसे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। जब एक बच्चा बोलने के लिए खड़ा होता है पहली बार, तो वो इनहिबिशन से गुजरता है, उसको इनहिबिशन फील होता है, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। तो अच्छी स्पीच की या करेक्ट बिल्कुल सही स्पीच की जो बोलने की जो आदत है, उसको हम किस तरह से गठन कर सकते हैं या उसको डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के द्वारा, या फिर वोकेबलरी प्रैक्टिस के द्वारा, या क्विजेस से, या डिक्टेशन से, यानी आप बोल के लिखा रहे हो बच्चों को। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो करेक्ट स्पीच आपकी हो सकती है। यहाँ पर वोकेबलरी प्रैक्टिस नहीं आएगा, क्योंकि वोकेबलरी यानी शब्द भंडार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कम शब्दों के साथ में भी अच्छी तरह से बोला जा सकता है, अगर कॉन्फिडेंस हो और प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो तो। और क्विजेस और डिक्टेशंस तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल लिसनिंग मीन्स ए स्टेज, यानी लिसनिंग के दौरान में या उस वक्त में, ड्यूरिंग लिसनिंग जिसे हम कहते हैं, तो एक स्टेज है जिसमें क्या होता है, व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर, जब बच्चे मज़े के लिए सुन रहे हैं, या व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए नेचुरल कन्वर्सेशन, एक नेचुरल कन्वर्सेशन को बच्चे सुन रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड है, या फिर वेयर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ए लिसनिंग टास्क, जब बच्चे एक लिसनिंग टास्क को कर रहे होते हैं, या व्हेन ए लिसनिंग एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस्ड, तो ये तो बिफोर लिसनिंग हो जाएंगे कि जब एक लिसनिंग एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन का आंसर सिंपल रहेगा, वेयर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ए लिसनिंग टास्क, तो ये व्हाइल लिसनिंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम देखते हैं। Learners lack confidence to speak in the target language in class, where the main language of conversation is the vocal vernacular. This challenge can be, तो देखिए, बच्चों को टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा को बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास कम है क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि मेन लैंग्वेज जो उनकी वर्नाक्यूलर यानी उनकी जो बोली भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो वहाँ पर यूज़ होती है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो टारगेट लैंग्वेज के लिए कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना है, वर्नाक्यूलर का यूज़ को सिंपली थोड़ा थोड़ा सा कम करना है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शंस हम देखते हैं। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक अबाउट वॉट एवर दे कैन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स, इनहैंस देयर वोकेबलरी, इनहैंस होना चाहिए वो, इनहैंस देयर वोकेबलरी एंड ग्रेजुअली मेक करेक्शंस, राइट। बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी बच्चों को जो कुछ भी उनको सोचते हैं वो, तो उसे उनके जो विचार है उसको प्रकट करने का चांस, अपॉर्चुनिटी उन्हें दिया जाए, और थोड़ी जो उनके इरर्स है तो उसे अवॉइड किया जाए। ग्रामेटिकल इरर्स हो रही है तो उसको मत देखो, आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, और फिर धीरे धीरे उनकी वोकेबलरी को बिल्ड करो, और फिर ग्रेजुअली यानी स्टेप बाय स्टेप उनकी जो है करेक्शन आप करो। तो पहला ऑप्शन तो अच्छा है, लेकिन हमें बाकी के ऑप्शंस भी देखना होगा। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स एज मोटिवेशन प्रैक्टिस, ए ड्रिल कंसिस्टिंग ऑफ यूजफुल सेंटेंसेस एंड वोकेबलरी विथ रेगुलर करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स। देखिए, रेगुलर करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल एरर, यहीं से आप इसे पकड़ सकते हो कि ये रॉन्ग है। आपको करेक्शन ज़्यादा बच्चों की बार बार करना नहीं है, इससे भी उनका आत्मविश्वास या मनोबल कम होता है। तो ये भी ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग, और ये फील्ड्स नहीं बल्कि फिल्म होना चाहिए। थोड़ा सा यार गूगल टाइपिंग है इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। नंबर 3 है इंसिस्टिंग ऑन स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेज। देखिए, ओनली से हम इसे बाहर कर सकते हैं। जब भी केवल आता है, ओनली आ जाता है, तो वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत कम केसेस में ओनली वाला स्टेटमेंट सही होता है। तो ये तीसरा भी हो जाता है रॉन्ग। भैया ओनली टारगेट लैंग्वेज यूज़ करो, ऐसा तो नहीं है, बल्कि हमको थोड़ा सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर में उसके यूज़ को कम करना है, राइट। उसके बाद नंबर 4 है इंस्ट्रक्टिंग देम टू स्पीक स्लोली एंड सेल्फ करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स इन हैज़ देयर वोकेबलरी विद अ लिस्ट ऑफ यूजफुल वर्ड्स। तो ये भी गलत है। यहाँ पर
बच्चों को सेल्फ करेक्ट ग्रामेटिकल एरर, देखिए ग्रामेटिकल एरर्स की जब भी बात आ रही है तो हमको पहले स्टार्टिंग में जब भी कोई भी आप स्किल 4 स्किल में से कोई भी स्किल अगर पढ़ा रहे हो तो हमको वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स पर ध्यान देना नहीं है बच्चों के, राइट। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू स्पीक अबाउट वॉट एवर दे कैन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स, इनहैंस देयर वोकेबलरी एंड ग्रेजुअली मेक करेक्शंस। करेक्शन आपको करना है लेकिन ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे करना है। और टारगेट लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस हम सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बेहेमोथ था वो, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल्स मैटर स्टूडेंट शुड बी। तो बच्चों को इस बात को समझाना है भैया कि लिसनिंग, ये श्रवण कौशल जो है, लिसनिंग स्किल है, बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे आप उन्हें समझाओगे? नंबर 1, एक्सपोज्ड टू पॉपुलर इंग्लिश फिल्म्स एंड रिव्यूइंग देम। इंग्लिश फिल्मों उन्हें बताओ और उनको रिव्यू करने का बोलो। वैसे रिव्यूइंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, कभी और बात करेंगे। टेकन टू द लैंग्वेज लैब वंस अ वीक फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक। तो लैंग्वेज लैब में उन्हें हफ्ते में एक बार लेकर जाओ, प्रैक्टिस करवाओ और उनका फीडबैक लो, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन तीसरा देखते हैं, अलाउड टू लिसन टू सीरीज ऑफ पोइट्री एंड अलाउड वेल नोन वॉइस आर्टिस्ट। तो अच्छे आर्टिस्ट ने जो कुछ भी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं सुनने के लायक, उनको सीरीज़ बताई जाए, ठीक है। ये भी रिमाइंडेड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू रियल लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की रियल लाइफ से, उसके जो जीवन है उससे जोड़ करके उसको बताना है। और उसको ये बताना है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। NCF 2005 यही कहता है कि हमको वॉट एवर इज टॉट इन द क्लासरूम शुड बी कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड। तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन क्लास सेकेंड शेयरिंग स्टोरीज फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट employing gestures where appropriate is a सब स्किल ऑफ डैश डैश फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो जो स्किल्स की बात हुई है तो ये सब स्किल है, कौन सी एक स्किल की सब स्किल है, कौन कौन सी यहाँ पर बात हुई है, जैसे शेयरिंग स्टोरीज़ है, फैमिली एक्सपीरियंसेस आप बता रहे हो, अपने जो परिवार के अनुभव है या आपकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसे बता रहे हो, गेस्चर्स का भी यूज़ कर रहे हो। तो ये सिंपल है, स्पीकिंग की सब टाइप है, जब आप बोलते हो तो इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे होते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द सब स्किल्स दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी। स्पीकिंग को आपको असेस्ड करना है तो आप क्या यहाँ पर कौन सी सब स्किल को असेस करोगे, देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन ए पैराग्राफ टू लिटरेरी वर्क्स। तो समझना यहाँ पर हो जाता है लिटरेरी वर्क्स को, या फिर यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम क्लैरिटी एंड गेस्चर्स इन इंडिविजुअल और ग्रुप सिचुएशन, या फिर अप्रोप्रिएट वॉल्यूम का वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, गेस्चर्स का प्रयोग करेंगे, इशारों का अलग अलग, या फिर स्पेलिंग कॉमन फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स करेक्टली, बिल्कुल सही करेक्टली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनका, या फिर लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप सिचुएशंस। तो वन ऑफ द सब स्किल दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी, क्या हो सकता है बताइए? नंबर 1, 2, 3, 4 मैं आपको फिर बताता हूँ क्या सही है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन ए पैराग्राफ टू लिटरेरी वर्क्स है, या यूजिंग अप्रोप्रिएट वॉल्यूम क्लैरिटी। दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल बाहर हो जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन पहले और चौथे में आपको देखना है कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन ए पैराग्राफ टू लिटरेरी वर्क्स है, या लिसनिंग एक्टिवली। यहाँ पर बात स्पीकिंग की हो रही है, स्पीकिंग वन ऑफ द सब स्किल दैट इज असेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स। तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए, लिसनिंग एक्टिवली एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस इनेबल ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट किस चीज़ से होता है? मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग। वो मेमोराइजेशन जहाँ भी आता है वो रॉन्ग हो जाता है, तो याद कराना है आपको पोएम्स को, तो इससे तो भैया ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, रटने से कुछ भी नहीं होता है। कोरस रीडिंग ऑफ ए स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद टीचर, टीचर के साथ मिलकर के ज़ोर ज़ोर से आप स्टोरी या कथा कहानी पढ़ रहे हो, ये भी नहीं है। प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन ए कोरस, चिल्ला कर क्लास में सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ा जा रहा है, ये भी रॉन्ग है। चौथा है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन फेवरेट स्टोरीज, कितना अच्छा ऑप्शन है ये। तो रोल प्ले जो होता है, अलग अलग रोल बच्चों को प्ले करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे छोटे
बच्चे अगर आप है तो आप उन्हें जो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन है उसको ट्री बना दिया, एक क्वेश्चन बना दिया, इसका इंपॉर्टेंस छोटे छोटे सेंटेंसेस में उन्होंने बता दिया। तो रोल प्ले से क्या होता है कि उनके ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, स्पीकिंग और लिसनिंग का चांसेस उनको मिलते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर्स द बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर इज टू, एक बच्चा है प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स कर रहा है तो आप उसे कैसे करेक्ट करोगे? नंबर 1, टू प्रोवाइड हिम और हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, उसको बिना कुछ बुरा भला कहे आप जो है उसको बिना उसको बेइज्जती किए आप उसको सही प्रोनाउंसिएशन बता रहे हो, ये तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दूसरा तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। कॉल हिज और हर पेरेंट्स एंड कंप्लेन, उसके माँ बाप को बुलाओ, उसके पालक को बुला करके कंप्लेन करो, या तो फिर स्कॉल्ड हिम, उसे बुरा भला कहो क्योंकि उसने गलत पढ़ा है। उसके बाद नंबर 4 है मॉक एट हिम, उसके ऊपर उसका मजाक बनाओ, उसके ऊपर हंसो। तो ये तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम सब ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू प्रोवाइड हिम और हर विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, ये सही हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। तो भैया आपको आवाज़ को सुनना है, मीनिंग को डिड्यूस करना है, मीनिंग को समझना है। तो ये सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने बहुत चिल्ला कर इसी टॉपिक पर बात की है, तो ये लिसनिंग की बात हो रही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher of class 5th is practicing interactive listening in the class. She should focus on, तो interactive listening की बात हो रही है, पार्टिसिपेशन बच्चों को होना चाहिए, इसी listening की बात हो रही है 5th क्लास में। तो किस चीज़ पर टीचर ने फोकस करना चाहिए? लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, बोलने वाले का एटीट्यूड देखना और फिर सुनना, या तो फिर लिसनिंग टू वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, शब्दों के किस तरह कहाँ पर जोर दिया जा रहा है, कहाँ पर रुका जा रहा है, पॉजेज है, इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, उन चीज़ों को देखना, या तो फिर लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, या शब्दों का जो उच्चारण है उसे सुनना है, या लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, या तो फिर सुनना है और जवाब देना है। तो क्या इसमें बेटर है? क्लास 5th की बात हो रही है, इंटरेक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग यानी पार्टिसिपेशन होगा, तो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने लिसनिंग और स्पीकिंग की बात की है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को भी समझा है, सारी चीज़ें हमने समझी है, MCQs भी सॉल्व कर लिए है। तो आई एश्योर ये कि ये वीडियो इतना काफ़ी है। अगर आप इसे पूरा देख लिया है, आपने कुछ रनिंग नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कर लिया है, और फिर PDF जो यहाँ पर इस चैनल पर आपको PDF मिल जाता है t.me, यानी टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हो। सिंपल सीटेट, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम है, यानी कि सीटेट की स्टडी को और टॉपिक्स और विषयों को सिंपल कर देना। ये सीटेट, सिंपल सीटेट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। तो राइट, तो इस तरह आज की वीडियो में हमने LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।